Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education, and in this lecture basically what I am going to discuss is the Maxwell equation. ठीक है, तो अभी तक जैसे कि हमने बाकी यूनिट्स में देखे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और वहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो भी स्टडी किया वहाँ पे हमने हमेशा ये एज्यूम किया कि चार्ज जो है वो एक रेस्ट पे है. ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटोस्टैटिक. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एज्यूम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक we have assumed the charges at rest. ठीक है, यहाँ पे हमने जितने भी एनालिसिस किए होंगे आपको ध्यान होगा वहां पे हमने कहीं पर भी चार्जेस को मोशन में नहीं किया. अब क्या हुआ, चार्जेस अगर रेस्ट में रहा तो वो स्टडी को हम क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक. और आपको मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, इन केस ऑफ ए मैग्नेटोस्टैटिक व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो यहां पर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि चार्जेस रेस्ट पे है. इन मैग्नेटोस्टैटिक वी आर एज्यूमिंग दैट द चार्जेस आर इन मोशन. करेक्ट, बट मेन थिंग हमने क्या डिस्कस किया, मोशन में तो है चार्जेस, बट द कंडीशन इज दैट चार्जेस इज इन मोशन बट इट इज नॉट वेरिंग. इट इज varying means it is in motion with a uniform velocity. Correct, if you are talking about the acceleration of this, अगर मैं इसके यहाँ पे बात करूँ कि acceleration क्या होगा, तो that acceleration is basically equal to 0 because you know acceleration is equal to this is dv by dt. So there is no change in the velocity. Correct, uniform velocity. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो जो स्टडी है उसको हम कह रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक. नाउ इफ वी सी ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर कोई एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख रहा हूं तो वहां पे क्या हो रहा है, दिस इज नॉट हैविंग दिस वेव इज आल्सो वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, यानी इन दोनों में हमने जो डिस्कस किया, दिस हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग इन स्पेस मींस इट इज वेरिंग इन एक्स वाई जेड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स वाई जेड प्लेन में वेरी कर रहा है. उसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी ले रहा हूं तो वो भी एक्स वाई जेड में वेरी कर रहा है. यहां पर हमने टाइम का कोई भी कंपोनेंट नहीं लिया. क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दीज ऑल आर कांस्टेंट, यानी ये वेरी नहीं कर रहा है. बट अगर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो वहां पर ये केस नहीं है. वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड प्लेन में तो वेरी कर ही रहा है, उसके साथ साथ टाइम में भी वेरी कर रहा है. उसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वहां पर भी एक्स वाई जेड के साथ साथ वो टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है. इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को मैथमेटिकली डील करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि तीनों प्लेन में तो वेरी करता ही है, उसके साथ साथ हमें टाइम का कंपोनेंट भी लेना पड़ता है. तो अगर मैं कहूं कि एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज वेरिंग विथ ई वाई जेड मीन्स this plane and it is also varying with respect to time. In a similar case this magnetic field is also varying with respect to time. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम के साथ भी इसके वेरिएशन को देखेंगे. अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसके इक्वेशंस को आगे जाकर के मैं वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. यानी कुछ कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट एक्स वेरी कर रहा है, फिर y में भी वेरी कर रहा है, z में भी वेरी कर रहा है, और उसके साथ साथ टाइम में वेरी कर रहा है. अब इस प्रॉब्लम को, इसके सोल्यूशन को हम कैसे डील करें वो हमें देखना पड़ेगा कि इजीली हम इसको कैसे डील कर सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया, जो भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो हमने कुछ बेसिक्स लॉ पढ़े थे वहां से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन को उन्होंने डिराइव किया, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन को वहां से उन्होंने लिया. ठीक है, तो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सवेल has taken some equation means some basic equation from the basic law of the electrostatic and magnetostatic. और वहां पर भी मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहां पर दो मैक्सवेल इक्वेशन हमने डिराइव किया था, दैट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन एंड मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन. और मैग्नेटोस्टैटिक में उसी तरीके से हमने दो इक्वेशन और डिराइव किया था, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. और ये चारों मैक्सवेल के इक्वेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है वो हमें कौन बता रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन बता रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन नहीं दिया, उन्होंने क्या किया कि जो भी इक्वेशंस थे वो इक्वेशन जो प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में हमने डिफाइन किए हुए थे, जस्ट उसको कलेक्ट किया एंड ही ट्राइज टू गिव द रिलेशनशिप between the electrostatic field and the magnetostatic field, and then he combined that equation, वो सारे equations को उन्होंने combine किया and he tried to define the flow of the electromagnetic wave जो कि time के साथ vary कर रहा था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, जैसे ये फील्ड अगर मैंने लिया है तो दिस इज द प्रॉपर्टी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बट दैट क्रिएट द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट इज नोन एज बेसिकली द एक्सिलरेटेड फील्ड, दैट इज नोन एज द एक्सिलरेटेड वेव। और ऐसा कंडीशन जब भी आएगा सो दैट वेव इज बेसिकली द रेडिएटेड वेव, वो वेव क्या होगी, रेडिएटेड होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जानते हैं। करेक्ट, तो कोई भी वेव जो रेडिएट हो रही है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सवेल इक्वेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैक्सवेल इक्वेशन के कारण ही हम टाइम वेरिंग फील्ड को यानी टाइम वेरिंग करंट को या वोल्टेज को डिफाइन कर पा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन के कारण ही हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो डिफाइन कर रहे हैं वो चीज हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोप है, बट हम यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट डिफाइनिंग द मैक्सवेल इक्वेशन इन द वेरियस फॉर्म, इन द डिफरेंशियल फॉर्म, इन द इंटीग्रल फॉर्म, इन द पॉइंट फॉर्म, टाइम हार्मोनिक फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स में हम क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करने से पहले एक चीज मुझे जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, दैट इज बेसिकली द फैराडे लॉ। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैराडे लॉ, आपको बेसिक्स पता है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैराडे लॉ एक्चुअली में क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द फैराडे लॉ एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फैराडे लॉ इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो उन्होंने लॉ दिया था। लॉ मीन्स दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो फैराडे ने क्या कहा था, देखिए सबसे पहला चीज हमें ये जानना हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द electromotive force EMF. What is electromotive force? Electromotive force is defined, we can define it as a external force, as a force that is responsible for the flow of the current, or we can say we can define it by the voltage V EMF. VMF means this is defined by the voltage V. तो voltage V आप लोग को पहले से पता है, you already know what is the defined by the voltage. तो फैराडे ने क्या किया कि डिस्कवर क्या किया कि the V EMF, if this V EMF यानी electromotive force in any closed circuit, if this V EMF is there in any closed circuit, why it is closed circuit, because there must be the flow of the current in any closed circuit is equal to the time rate of change of is equal to the time rate of change of magnetic flux, the time rate of change of magnetic flux, change of magnetic flux linked by the circuit। ठीक है, linked by the circuit, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहा हूं किसी भी क्लोज सर्किट में तो करंट फ्लो होगा, एंड दैट करंट इज बेसिकली generates the change in the magnetic flux, and that current is basically equal to the rate of change of the magnetic flux, so we can define it, that is the linked by the circuit। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, so VEMF is basically equal to, that is equal to minus n d phi by dt। करेक्ट, आपने पढ़ा होगा। n क्या है, n is the number of turn, जिस क्लोज सर्किट में हम पास कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द। तो आप अभी n के लिए सिंपली यू कैन एज्यूम n एज 1 आल्सो, सो दिस इज VMF, व्हाटएवर द वोल्टेज इज जनरेटेड दैट इज d phi by dt। ठीक है, अब ये चीज कब पॉसिबल है, जब हमारा टाइम के साथ ये फ्लक्स वेरी करे, मीन्स टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम वो मैग्नेटोस्टैटिक की कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं जहां टाइम के साथ
फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा, तो वहां पे d∅dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस केस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे हम इस केस में, इसलिए मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन? दिस माइनस साइन इज बेसिकली ड्यू टू द लेंस लॉ। ठीक है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द लेंस लॉ। अब लेंस लॉ क्या बताता है कि जो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्लक्स टू प्रोड्यूस? बेसिकली दिस EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन से दिस voltage will produce, the changing voltage will produce this flux is produced। तो जिस कॉज से, मीन्स दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस वोल्टेज, सो ऑलवेज दिस फ्लक्स विल अपोज दिस वोल्टेज। ठीक है, तो यही लेंस लॉ है। लेंस लॉ क्या कह रहा है कि इट, द कॉज मीन्स जहां से वो जनरेट हुआ, द कॉज फ्रॉम विच इट इज जनरेटेड, दिस फ्लक्स इज जनरेटेड, इज एक्चुअली अपोजिंग द कॉज फ्रॉम विच इट इज जनरेटेड। करेक्ट, तो ये लेंस लॉ है, इट्स ऑलरेडी नोन टू ऑल ऑफ यू। सो लेंस लॉ के कारण यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये हमेशा क्या करेगा, वो जो EMF जो इसको जनरेट कर रहा है, उसको, उसके फ्लो को या उसके कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। करेक्ट, सो दिस इज बेसिकली फैराडे लॉ एंड दिस नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें जानते हैं, और बाकी और भी बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है। EMF क्या कर रहा है, देखिए EMF एक्चुअली कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को कर रहा है। क्यों? क्योंकि EMF ही रिस्पॉन्सिबल है जो कैरियर्स के फ्लो को हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और अगर डिफाइन करूं, तो किसी भी EMF को या किसी भी पोटेंशियल को, VEMF मीन्स दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, और इन ए प्रिसाइज टर्म वी कैन कॉल इट एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली डिफाइंड एज, this is how we can define, this is the work done, this is the work done by the external force in moving from, suppose that if I define the potential difference between 1 and 2, in moving it from 1 to 2 divided by the charge, any charge we are moving that charge। so this is basically the definition of a potential on। और हम इसको मैं पूरे डेरिवेशन इसका नहीं कराऊंगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस साइन ऑफ माइनस वाई, बिकॉज we are taking potential difference from V2 minus V1, so this is minus E dot dl, correct? So this is the VEMF। so you can see in the terms of electric field this is given by E dot dl। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, this EMF basically due to this EMF is due to the battery। तो बैटरी के कारण जो भी EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा, इसी को अगर आप इन ए सिंपल सर्किट टर्म्स वी कैन कॉल इट एज ए IR। सो दिस इज IR, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस। ठीक है, एक चीज और है, जो यहाँ पे VEMF प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज बेसिकली द नॉन कंजर्वेटिव टाइप, तभी ये वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है। फॉर कंजर्वेटिव E डॉट dl, द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन ना निकाल के इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालूं, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था फैराडे लॉ का और सारी चीज का। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली इस दिस EMF, जो EMF मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको कैसे दो पार्ट में हम डिफाइन करेंगे? तो जो हमारा EMF है यहाँ पर electromotive, it can be divided into, first we can define as a transformer EMF electromotive force, and second we can define it as a motional EMF। अब ये क्या चीज होती है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मोशनल EMF, अब देखिए एक चीज तो पता चल गया कि अगर फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं, if you are changing the flux, it means that the EMF generated, or we can say if EMF is given to a circuit, then the flux changes। तो अब इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं जहां से हम इसको वेरी कर सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन ये हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन, अगर हमें EMF जनरेट करना है, ठीक है, और वी कैन से व्हाट इज द कंडीशन फॉर द वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स, कंडीशन फॉर द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, पहले डिटेल में देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि अगर वेरिएशन ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या होगा, EMF जनरेट होगा।
इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर ईएमएफ हम देंगे तो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स भी होगा, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, कंडीशन फॉर द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। कैसे हम वेरी करें, ये जो d∅dt की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम कैसे वेरी करें ये चीज। तो पहला कंडीशन में क्या ले सकता हूं, फर्स्ट कंडीशन में मैं ये ले सकता हूं, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं कि एक लूप लेंगे, इफ वी टेक ए स्टेशनरी लूप, यानी लूप जहां पर कंडक्टर है, इफ वी टेक ए स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम वेरिंग, यानी मैं क्या करूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी को वेरी कर दूं, करेक्ट, और उसमें एक लूप ले लूं तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, टाइम वेरिंग लूप ले लूं, यानी मैं लूप को ही वेरी कर दूं, ठीक है। लूप मीन्स कंडक्टर कैरिंग करंट, टाइम वेरिंग लूप इन स्टेशनरी बी और वी कैन से इन स्टैटिक बी, करेक्ट। जैसे हम मैग्नेटोस्टैटिक में ले रहे थे, अगर वहां पे मैं टाइम वेरिंग लूप ले लूं तो वैसे भी मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। और थर्ड में क्या कर सकता हूं, इफ वी टेक द टाइम वेरिंग लूप, टाइम वेरिंग लूप इन टाइम वेरिंग बी, टाइम वेरिंग बी, यानी मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर रहा हूं और आपका क्या कर रहा हूं, लूप को भी वेरी कर रहा हूं। अब देखिए जो पहला केस है स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग बी, यानी लूप को, यानी जो हमारा कंडक्टर है जो रोटेट करेगा उसको मैं स्टेशनरी कर रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा हूं, तो ये जो ईएमएफ यहां पे जनरेट होगा, वी कॉल दिस ईएमएफ एज ए ट्रांसफार्मर ईएमएफ, ट्रांसफार्मर ईएमएफ, दिस इज द केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर ईएमएफ। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, ठीक है, सिंपल। और यहां पर जिसमें हम क्या करें, we are taking a moving loop in a static magnetic field, this is the motional EMF, motional EMF। और ये थर्ड केस क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड मोशनल, करेक्ट, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, तो सिंपल, अगर यहां से जो ईएमएफ हम जनरेट करें उसको हम कहेंगे ट्रांसफार्मर ईएमएफ, यहां से अगर टाइम वेरिंग लूप ले रहे हैं, स्टैटिक भी ले रहे हैं, तो वहां पे मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो थर्ड केस है, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे दोनों आ रहा है, ठीक है, यहां पर ट्रांसफार्मर ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है और मोशनल ईएमएफ, तो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर प्लस मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मोशनल ईएमएफ, जस्ट मैं एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला केस अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट केस, ठीक है, आइए फर्स्ट केस के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए क्या चीज वेरी हो रही है, बी वेरी हो रहा है, टाइम वेरिंग बी हो रहा है, तो यहां पे फॉर केस फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ईएमएफ इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ, मैंने आपको बताया लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, ये मैं ऊपर बता चुका आपको, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो how will you define this electric field, this electric field we have to convert it into the varying magnetic field, so this can be given as is equal to minus s, means surface integral of dv by dt into ds, correct। so this is the expression for the transformer emf, ठीक है, this is the equation for the transformer emf, I think ये क्लियर होगा, ठीक है। और अगर केस 2 में मैं देखूं, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन आया है यहां से आपको याद होगा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इक्वेशन डेराइव किया था, दैट इज गिवन एज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt, दिस आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ, तो ये ऐसे भी हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल क्रॉस ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। मोशनल ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन मोशनल ईएमएफ, सो मोशनल ईएमएफ इज बेसिकली गिवन बाय, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशनल में क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। सो हाउ वी कैन डिफाइन मोशनल ईएमएफ, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकाल लेते हैं,
this is for case 2, the force in the magnetic field. So we'll just see what is the force in a magnetic field for second case, जहां पे क्या हो रहा है, आपका लूप वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है. तो एफ एम इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू ई क्रॉस बी. ठीक है, ठीक है. अब u क्या है, यहाँ पे u इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. करेक्ट, मैंने आपको बताया था चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेरी करना चाहिए. तो u यहाँ पे क्या है, u इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच द चार्ज इज मूविंग. q इज द चार्ज. करेक्ट. सो हाउ वी कैन डिफाइन em. अगर मैंने फोर्स निकाल लिया तो em भी निकाल सकता हूं. तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका, fm by q, force per unit charge. This is nothing but this is electric field. So that is given by u cross b. Correct. This is given by u cross b. तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूं, और v emf मैंने ऊपर ही डिफाइन किया, v emf इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ e डॉट dl. तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, E डॉट डी एल मतलब E की वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज गिवन बाय U क्रॉस B डॉट dl. सो दिस इज बेसिकली द मोशनल EMF. ठीक है, दिस इज द मोशनल EMF. ठीक है, मोशनल EMF. ठीक है. और थर्ड केस क्या था हमारा, और यहां पर मैं डेल के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करता हूं, डेल क्रॉस EM इज इक्वल टू डेल क्रॉस, EM की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दूंगा. सो दैट इज U क्रॉस B. इन दिस टर्म दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा. अब अगर थर्ड केस में लेता हूं, इन केस 3 आई टेक, अब केस 3 में क्या हो रहा है, लूप भी वेरी कर रहा है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेरी कर रहा है. तो यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है. तो यहां पर V EMF क्या होगा, सो दिस V EMF इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड मोशनल EMF. तो माइनस, तो दोनों को मैं लिख देता हूं dB बाई dt इंटू ds. ये क्या है, दिस इज ट्रांसफार्मर EMF, मैंने ऊपर डिराइव किया, दिस इज ट्रांसफार्मर EMF. करेक्ट. और इसके साथ क्या प्लस कर दूं, प्लस द लाइन इंटीग्रल ऑफ U क्रॉस B इंटू dl. दिस इज द लाइन इंटीग्रल. सो दिस इज बेसिकली केस 3. केस 3 मीन्स मूविंग लूप इन टाइम वेरिंग field. We can define this case 3 as a moving loop in time varying field. जब दोनों फील्ड हो रहा है, in time varying field. So this is basically the foundation of the Maxwell equation. Maxwell equation में का जस्ट ये फाउंडेशन की तरह काम करेगा. ठीक है. और आइए अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है हमारा, उसको हम कैसे डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन करेंगे, वो चीज देखते हैं. ठीक है. बट एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करना है, मैक्सवेल इक्वेशन डिफाइन करने से पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने जो अपने इक्वेशन जो वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक से जो इक्वेशन लिए थे, उसमें उन्होंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऐड किया. तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो था उसमें उन्होंने क्या किया, दे मेक सम चेंजेस एंड दे टेल द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है. तो लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. थैंक यू.